नमस्कार दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए थे और वहां पर उन्होंने पीस टॉक्स की बात करी थी, यानी कि रशिया यूक्रेन के बीच में समझौते को लेकर के बातचीत करी थी। उसके बाद वो यूक्रेन भी गए थे, वहां पर भी सेम समझौते को लेकर के बात करी थी। और फिर जब वो वापस आए उन दोनों दौरे से, तो थोड़ा सा वायलेंस काफ़ी बढ़ गया वहां पर। कर्स्क के रीजन पर इन्वेजन चल ही रहा था, उसके बाद रिटेलिएशन दोनों साइड से होता है और वायलेंस बढ़ जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने ही देश में, आपने देखा होगा, आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कई जगह पर, कि उनका क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है कि उनके समझौता के बोलने के बाद भी वायलेंस तो और ज़्यादा बढ़ गया कम होने के बजाय। मतलब उनके बातों की कोई मान्यता नहीं है। और जो हम बहुत पफडअप होकर चलते हैं कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत पकड़ है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरह हमें देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे देश के लोग ही कह रहे थे, बहुत सारे लोग। उसके अलावा हमारा प्यारा नेबर तो है ही क्रिटिसिज्म करने के लिए, तो वो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, वहाँ के लोग भी, वहाँ के बड़े बड़े नेता भी, कि नरेंद्र मोदी ने क्या कर लिया, वो वहाँ जा करके पीस की बात करके आए, वायलेंस बढ़ गया, ये सारी चीज़ें। अब उन सारी क्रिटिसिजम्स के ऊपर फुल स्टॉप खुद व्लादिमीर पुतिन के एक बयान ने लगा दिया है। व्लादिमीर पुतिन एक रशिया ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम होता है, उसका सेशन हो रहा था, उस दौरान उनसे पीस टॉक्स पर जब बात की गई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे पास आए थे पीस टॉक्स का प्रस्ताव लेकर के, तो मैंने कभी मना ही नहीं किया पीस टॉक्स के लिए, बल्कि मैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझसे बात करी थी, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से अलाइंड था और मैं पीस टॉक्स के लिए राज़ी भी था। लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है कि या तो अगर पीस टॉक्स होगा तो इंडिया निगोशिएटर होगा उसका, या ब्राज़ील निगोशिएटर होगा, या रशिया निगोशिएटर होगा। क्योंकि ये तीन ऐसी सुपर पावर कंट्रीज़ हैं आज जो पावर रखती है अपने हाथ में, जो एक बड़ी इकोनॉमीज़ है। ये तीन ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि न्यूट्रली इस पूरे मामले को देख रही हैं और वो न्यूट्रल होकर के इस मामले को समझौता करवाएंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें यूएस समझौता करवाने आ रहा है, या यूके समझौता करवाने आ रहा है, या फ्रांस समझौता करवाने आ रहा है, जो कि बायस्ड कंट्रीज़ हैं और पूरी तरीके से यूक्रेन को ही सपोर्ट करेंगी। तो ये मेरी बस एक शर्त थी, लेकिन कभी समझौता के लिए कोई आगे आया ही नहीं। आप देखिए कि नेटो समिट बुलाया गया और नेटो समिट में वहाँ पर इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि ये रशिया यूक्रेन के वॉर में पीस टॉक्स के ऊपर चर्चा हो रही है और रशिया के डेलीगेशन को ही वहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया। तो किस तरीके की पीस टॉक्स है ये? तो कोई एक न्यूट्रल पार्टनर का होना जरूरी है, तभी जाकर के पीस टॉक्स सफल हो पाएंगी, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने खुद कह दिया है। और उन्होंने कहा है कि जिस पीस टॉक्स की आप आज 2 साल बाद बात कर रहे हो, वॉर 2 साल से चल रहा है, वो इस्तांबुल के अग्रीमेंट में ही पीस टॉक्स जो है वो हो जाती। मतलब ये वॉर वहीं पर इस्तांबुल अग्रीमेंट में ही रुक जाता है। यानी कि जब ये वॉर शुरू हुआ था, अपने पहले हफ्ते में ही था, तभी इस्तांबुल अग्रीमेंट साइन हो चुका था। और इस इस्तांबुल अग्रीमेंट के बाद जो यूक्रेनियन डेलीगेशन है उसने इसको मान भी लिया था, वो सेटिस्फाइड भी थे इस अग्रीमेंट से, और ये वॉर वहीं रुक जाती, ये इतना आगे बढ़ती ही नहीं। तो इस वॉर में जहां मुझे एक अग्रेसर की, यानी कि पुतिन को एक अग्रेसर की तरह दिखाया जाता है, वो अग्रेसर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यूक्रेन ने ही इस वॉर को कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पर उन्होंने इस्तांबुल अग्रीमेंट की बात करके एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दे दिया। और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शायद आप इस्तांबुल अग्रीमेंट के बारे में नहीं जानते होंगे। तो अगले 10-15 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिपीटेड एफर्ट्स और इस इस्तांबुल अग्रीमेंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जिन एफर्ट्स के बारे में व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे हैं, वो एफर्ट्स क्या हैं कि पोलैंड गए प्रधानमंत्री, वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये वॉर जो है वो बैटल फील्ड पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। उसके बाद एससीओ समिट में वो गए, तब भी उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और वहाँ पर भी पुतिन से बात करी। फिर रशिया गए, वहाँ पर भी उन्होंने पुतिन को ऑफर किया पीस टॉक्स के लिए। उसके बाद यूक्रेन गए, वहाँ पर भी उन्होंने पीस टॉक्स को लेकर के बातचीत करी ज़ेलेंस्की से लेकर के। तो रिपीटेड एफर्ट्स प्रधानमंत्री ने लगाए, लेकिन हमारे देश में ही कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ करना सही समझा। इनफैक्ट इस बजाय इसके कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, इसको प्रेस किया जाए उनके इस एफर्ट को। और प्यारा नेबर देश तो हमारा खैर क्रिटिसिज्म के लिए है ही। अब आते हैं हम उसके ऊपर जो पुतिन ने कहा है, जिस अग्रीमेंट के बारे में, उसको समझ लेते हैं। अब ये क्या था इस्तांबुल अग्रीमेंट? तो पुतिन ने इसमें कहा कि देखिए साल 2022 में मार्च 29 को, अब आप डेट यहाँ पर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये डेट आपके लिए आगे चल करके बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो मार्च 29 साल 2022 में रशियन डेलीगेशन और यूक्रेनियन डेलीगेशन दोनों मिले थे निगोशिएशंस के लिए फाइनल राउंड के। इसके पहले के 2 राउंड जो हैं वो बेलारूस में किए गए थे और वो सफल नहीं हो पाए थे। तो फाइनल राउंड जो निगोशिएशन है वो इस्तांबुल में किया गया और वहां पर मार्च 29 को ये फाइनल राउंड्स में दोनों साइड के डेलीगेशंस पहुंचे थे। तो रशियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे व्लादिमीर मेडिंस्की और यूक्रेनियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे डेविड अराखामिया।
तो ये दोनों डेलीगेशंस बैठे थे और इसमें रशिया की कुछ शर्तें थी। रशिया की शर्तें ये थी कि भाई जो यूक्रेन है वो अपना हमेशा नॉन अलाइंड स्टेटस रखेगा, यानी कि नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, या कोई भी ऐसा मिलिट्री ग्रुप जो है जो इन यूरोपियन कंट्रीज़ ने बना रखा है उसको ज्वाइन नहीं करेगा, जिससे हमें दिक्कत है भाई कि ये हमारे बाउंड्रीज को चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा इनका कहना ये था, दूसरा इनकी शर्त ये थी कि डीपीआर और एलपीआर के जो प्रोविंस हैं, डीपीआर मतलब कि डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और एलपीआर मतलब कि लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। अब ये दोनों प्रोविंस आपको पता ही है कि बहुत पहले से यहाँ पर रिवोल्ट हुआ और रशिया के आधिपत्य में ये प्रोविंस आ चुके थे। एक तरीके से रशिया ने अपनी वहाँ पर सेकेंडरी सरकार बना दी थी। तो उनकी डिमांड ये थी कि इन दोनों प्रोविंसेस को आप ऑटोनॉमस स्टेटस दे देना। तीसरी उनकी डिमांड ये थी कि क्राइमिया का जो इशू था, जो क्राइमिया को कब्जा कर लिया था, आपको पता है रशिया ने साल 2014 में, तो वो जो इशू बार बार आप यूएन में भी उठाते हो और आगे चल करके भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में उठाते हो, तो उसको आप उठाना बंद कर दोगे कई सालों तक, मतलब कुछ सालों तक आप क्राइमिया के इशू को बार बार नहीं उठाओगे और ये हम अपने बीच में निगोशिएट कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो आर्मी का स्ट्रेंथ है, जिसको लेकर के मेन इशू हुआ था कि आर्मी ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा यूक्रेन, वो शर्त अपनी वैसे ही रखी थी रशिया ने कि आर्मी को लेकर के निगोशिएशंस होगा कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए आर्मी की। तो यूक्रेनियन आर्मी इतनी बड़ी होनी चाहिए जिससे रशिया को ये थ्रेट ना हो अपने ऊपर अटैक का, बस ये एक उनकी शर्त थी। तो ये चारों शर्त उन्होंने सामने रखी थी। ये शर्त हैं तो बहुत कठिन, लेकिन यहाँ पर यूक्रेनियन डेलीगेशन ने इसको सेटिस्फाई थे वो इससे, और इसको मान लिया था उन्होंने माना था और उन्होंने वो पूरे अग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था। अगर आप जा करके इस्तांबुल अग्रीमेंट 2022 को सर्च करोगे तो शायद आपको नेट पर मिल भी जाए ये इस्तांबुल अग्रीमेंट, जिसमें पुतिन ने कहा कि यूक्रेनियन डेलीगेशन ने इस पर साइन किया, जिसका मतलब साफ है कि वो इस अग्रीमेंट से सेटिस्फाइड थे। और ये अग्रीमेंट फिर ब्रेक कैसे हो गया अचानक से? तो कुछ लोगों का मानना है कि ये ब्रेक इस वजह से हो गया क्योंकि एक उसी के घटना के बाद, जैसे ये 29 तारीख है, तो 29 तारीख के बाद 1 अप्रैल को एक बड़ी घटना हुई थी। 1 अप्रैल को क्या हुआ था? एक बूचा मशाकर हुआ था। ये बूचा की सिटी आपको दिख रही है जो कि कीव से थोड़ी दूरी पर है। तो ये बूचा में उस समय पर 1 अप्रैल 2022 को एक बड़ा मसाकर हुआ था। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर कई यूक्रेनियन लोगों को, ढेरों यूक्रेनियन लोगों को जैसे हाथ पीछे बंधे हुए हैं इस तरीके से टॉर्चर करके मार दिया गया था। इसका इल्ज़ाम रशियन आर्मी और रशियन फोर्सेस के ऊपर लगाया गया था कि ये बूचा मसाकर में उनका हाथ है। और इसी के बाद माना ऐसा जा रहा था कि ये पीस टॉक्स इसलिए टूट गए, मतलब पूरी दुनिया को तो खैर यही पता था कि ये पीस टॉक्स इसीलिए टूट गए, इसीलिए ख़त्म हो गए बिकॉज ये मसाकर हो जाता है। लेकिन ये कहानी पुतिन के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। पुतिन का कहना ये है कि भाई ये मसाकर तो हुआ 1 अप्रैल 2022 को, लेकिन ये यूक्रेन की तरफ से हमें पूरे अग्रीमेंट को तोड़ने की बात जो है वो 30 मार्च यानी कि 31 मार्च तक फाइनल बता दी गई थी कि हम अग्रीमेंट्स पर अमल नहीं करेंगे साइन करने के बावजूद। तो ऐसा क्या हो गया 1-2 दिन में कि यूक्रेन बिल्कुल यू टर्न ले लेता है। बल्कि बाकायदे उनके जो डेलीगेशन थे उन्होंने ज़ेलेंस्की से बात करी थी साइन करने से पहले। तो ऐसा अचानक से क्या हो जाता है? तो फिर उन्होंने यहाँ पर उस पर नाम लिया। उन्होंने कहा वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी, जैसे यूएस, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़, ये सारी कंट्रीज़ चाहती थी रशिया को हारता हुआ देखने के लिए। वो एक रशिया की स्ट्रैटेजिक डिफीट चाहती थी और उनके पास कोई ऐसा पुख्ता बड़ा रीज़न नहीं था कि वो रशिया से डायरेक्टली इंगेज करे, या वो डायरेक्टली इंगेज करना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने यूक्रेन को एक प्रॉक्सी की तरह यूज़ किया। खास तौर से उन्होंने इसमें उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का नाम लिया। अब बोरिस जॉनसन के बारे में ऐसा सिर्फ पुतिन नहीं कह रहे हैं, ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स अगर आप उस टाइम के निकाल करके देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे ये आर्टिकल है रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट का, और ये सितंबर 2022 का आर्टिकल है, जहां पर ये आर्टिकल चीख चीख के कह रहा है कि बोरिस जॉनसन का हाथ था रशिया और यूक्रेन के पीस डील को ब्रेक करने में। अब होता क्या, आप उनकी एक्शंस भी थोड़ा सा देखिए कि होता क्या है कि बोरिस जॉनसन 1 अप्रैल को ये बूचा मसाकर होता है और 9 अप्रैल को यूक्रेन पहुंच जाते हैं। उसके बाद जून जुलाई में वहां पर अपना मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं यूक्रेन के अंदर में, यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद फिर यूक्रेन का जब इंडिपेंडेंस डे होता है 24 अगस्त को, बोरिस जॉनसन फिर यूक्रेन पहुंच जाते हैं, फिर सितंबर में एक बार, और इस तरीके से बोरिस जॉनसन पिछले 3-4 महीने में 3-4 बार यूक्रेन जा चुके थे। तो आप समझ सकते हो कि मतलब इतनी बार जो बाइडेन नहीं गए होंगे यूक्रेन, जितनी बार बोरिस जॉनसन अपने 3-4 महीने के
कार्यकाल में पहुंच गए थे अपना यूक्रेन में। तो आप समझ सकते हो कि बोरिस जॉनसन का इतने बार यूक्रेन जाना अपने आप में ये बता रहा है कि उनका कुछ ज़्यादा एम्फेसिस था यूक्रेन के ऊपर, और वो अपने एरा में, और ये पुतिन ने कहा कि बेसिकली वो अपने एरा में रशिया को हारता हुआ दिखाना चाहते थे, एक बहुत स्ट्रैटेजिक डिफीट चाहते थे रशिया की, और इसी वजह से यूएस, यूके, मतलब ये जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्होंने हाथ मिलाया था यूक्रेन को सपोर्ट करके रशिया को हराने के लिए। लेकिन वो इवेंचुअली हो नहीं पाता है और रशिया ये वॉर कंटिन्यूड रखता है और अपना ऑफेंसिव भी मेंटेन रखता है। तो अब ये लोग बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं आपको, पर सिचुएशन ऐसी बिल्कुल नहीं थी। सिचुएशन रशिया के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। रशिया को एक अग्रेसर दिखाया गया, बट हमें मजबूर किया गया था अटैक करने पर। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि जिस कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है, वो आपको भी समझ में आ गई होगी कि क्या इस पूरे पीस डील को ब्रेक करवाने में यूएसए का हाथ है, यूके का हाथ है, या जो पीस डील नहीं हो पा रही है उसमें भी यूएस और यूके का हाथ है। तो ये आप बेटर समझ पाओगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अभी कल यानी कि 5 सितंबर 2024 टीचर्स डे था। उस टीचर्स डे के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लाया है। अनअकैडमी अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन पर आपको बिगेस्ट एवर डिस्काउंट दे रहा है, और अब हमने अपनी यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस को कम करके सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी, प्लस आपको हमारे बैचेस में 1-to-1 मेंटोरशिप, पीडीएफ लेक्चर की पीडीएफ, और उसके साथ में स्पेसिफिक डाउट सेशंस, जो मेंस के आंसर्स होंगे उनका इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये कभी पूरा कंप्लीट पैकेज है 24,999 का, जहां पर आपका जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर कराया जाएगा। सिंपली जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।